हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं जी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। देखो 58 के बाद इंडियंस की शमूलियत होने लगी कि हाँ भी आप भी आओ, गवर्नमेंट में आपकी भी भागीदारी हो। तो धीरे धीरे काउंसिल में इंडियन की एंट्री भी हुई। फिर बाद में उनको फंक्शन भी अधिक दिए गए, उनकी एक्सपेंशन की गई, नंबर ऑफ इंडियंस बढ़ाए गए अपनी काउंसिल में। तो बस इससे रिलेटेड आपने याद रखनी बात, 58 में रिवोल्ट, 57 में रिवोल्ट हुआ, 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसके बाद 3 एक्ट आए। कौन से? काउंसिल वाले, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। ये आपने रट्टे लगा लेने हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या हुआ? The British government felt the need of seeking Indian cooperation in the administration of India कि भारत के प्रशासन में इंडियन का सहयोग भी जरूरी है। काउंसिल में इंडियन की भी एंट्री कराओ। They also want to pacify the demand of local representation। इंडिया की गवर्नमेंट भी कहती थी ना, इंडिया की जनता भी कहती थी कि हमको भी भागीदारी दो सरकार में। एंड अवॉइड एनी फ्यूचर रिवोल्ट। तो सरकार, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई साहब कहीं दोबारा ऐसा विद्रोह ना हो जाए, तो इनको भी शामिल करो सरकार में और इनकी डिमांड भी मानो। तो पहले एक्ट आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ये क्या कहता है? इट प्रोवाइडेड दैट द वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल कि वाइसराय की काउंसिल में इंडियन भी आ सकते हैं, पर कैसे आएंगे? थ्रू नॉमिनेशन। इलेक्शन नहीं था, थ्रू नॉमिनेशन। कौन करेगा नॉमिनेशन? सेंट्रल काउंसिल में वाइसराय कुछ इंडियन को भी नॉमिनेट कर सकता है, मीन विदाउट इलेक्शन, सीधा उनका नाम रेफर कर सकता है एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब होता है जी गैर सरकारी, तो इनके ऊपर ऑफिशियल वाली स्टैंप नहीं लगी होगी, इनको कहते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक लाइन में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कौन नॉमिनेट कर सकता था? किसको पावर दी गई? वाइसराय को। ठीक है जी। और एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल्स, किनको? इंडियंस को। ठीक है जी। तो उसके 1 साल बाद ही इन्होंने कुछ बंदे ऐसे ही नॉमिनेट करके अपनी काउंसिल में शामिल किए। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग, हमने देखा कि 62 तक लॉर्ड कैनिंग रहे। लॉर्ड कैनिंग एज ए वाइसरॉय रहे, एज ए गवर्नर जनरल रहे। द देन वाइसरॉय, उसने क्या किया? नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 बंदों को, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। किसने? ये भी इंपॉर्टेंट है, कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। किस किस को किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। देखो जी, आम बंदे को तो नॉमिनेट किया नहीं जा सकता था, राजे महाराजे और जहां कुछ ज्यादा उच्च पदवी वाले बंदे को ऐसे नॉमिनेट किया जाता था। तो ये 3 आपने याद रखना है। किन किन को नॉमिनेट किया पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये बात हो गई। और क्या किया इस एक्ट ने? इट रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। देखो हमने पढ़ा कि पहले क्या कर दिया गया था कि लेजिस्लेटिव पावर किसको दे दी गई थी? सेंट्रलाइज कर दिया गया था, है ना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को डिप्राइव कर दिया गया था। पर इस एक्ट ने क्या किया? उनको कानून बनाने वाली पावर वापस दे दी, रिस्टोर कर दी। ठीक, तो हम कह सकते थे कि जो पहले सेंट्रलाइजेशन वाला काम हो रहा था, अब क्या है? इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, विकेंद्रीकरण। पहले सेंटर को अधिक पावर दी जा रही थी, सारी पावर सेंटर के पास आ गई। तो अब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से
अपने प्रेसिडेंसी को पावर वापस दे दी जा रही है धीरे धीरे। Thus it initiated the process of decentralization. It provided for the establishment of new legislative councils. ये देखो, पहले legislative councils कहाँ थी? 3 मेन प्रोविंसेस में, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में। अब कहते हैं कि नहीं, जो हमारे और एरिया हैं, जैसे बंगाल हो गया अलग से बंगाल की, ठीक, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की और पंजाब की, इनकी अलग से क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ। ठीक, देखो जो बंगाल वाली नहीं थी पहले, जो बंगाल में थी वो इंडिया वाली थी ओवरऑल, तो अब क्या है, बंगाल की अलग से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की अलग से और पंजाब की अलग से, फिर बन गई क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है जी, which were established later in 1862, 1866 and 1897 respectively। ठीक है जी, तो इतना अधिक ना याद ना रखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है इन डेट्स की अधिक, बस। लॉर्ड कैनिंग had introduced the portfolio system in 1859। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। पोर्टफोलियो सिस्टम आज के टाइम का डिपार्टमेंटल सिस्टम, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई ना, ऐसे अलग सा डिपार्टमेंट, होम अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, तो इसको कहते हैं डिपार्टमेंट, मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो एक खास प्रकार का डिपार्टमेंट, उसका एक खास हेड होगा। मीन अपने प्रशासन को हमने डिपार्टमेंट में तोड़ दिया। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने। द एक्ट गेव रिकॉग्नाइजेशन टू दिस सिस्टम। तो लॉर्ड कैनिंग ने ये इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको ऑफिशियली कानूनी मान्यता दी गई, किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862 के द्वारा। ठीक है जी, पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया एज ए कानून के द्वारा? 1862 वाले काउंसिल एक्ट के द्वारा। इन दिस सिस्टम ए मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल was made in charge of one or more departments of the government। जैसे आज की हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है सरकार की, उसी प्रकार तब जो वाइसराय की काउंसिल थी उसमें से एक बंदे को किसी एक या दो डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता था। ठीक है जी, एंड ही और शी वाज अथॉरिटी, वाज द मेन अथॉरिटी टू इशू फाइनल ऑर्डर्स, वाज ऑथोराइज्ड किसके लिए? टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। जैसे जो मैटर उस डिपार्टमेंट के संबंधित है, उस डिपार्टमेंट से संबंधित है, उसके लिए कोई फैसला लेना है तो वाइसरॉय की अनुमति लेने की कोई खास जरूरत नहीं है, उस डिपार्टमेंट का हेड ही अपने हिसाब से फाइनल ऑर्डर ले सकता था। मतलब हर डिपार्टमेंट का हेड अपने डिपार्टमेंट को देखे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी से आया। ठीक है जी, यही है आपकी रिवीजन। मेन जो लाइन शब्द मैंने जो बोल्ड किए हैं, इसी को आपने जब रिवीजन करना है तो इसी को देखना है। आगे है जी, द वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंसेस। देखो ऑर्डिनेंस आपको पता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है आगे जाके हम पढ़ेंगे। जब भारत में जैसे जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन भी फंक्शन ना कर रहा हो तो कानून नहीं बनाया जा सकता। तब क्या है, किसी खास कानून को अगर लाना हो तो 6 महीनों के लिए उसको ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश के जरिए सीधा प्रेसिडेंट ले आ सकता है, उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। अध्यादेश मीन आप प्रॉपर कानून को पास करने की प्रक्रिया को ना फॉलो करते हुए जो सीधा हमारे देश का हेड है वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस ला सकता है। तो उस समय हेड कौन था? वाइसरॉय। तो उस समय जैसे आज कौन है? प्रेसिडेंट ला सकता है। तो उस समय वाइसरॉय को ये पावर दे दी गई, हाँ भी वाइसरॉय तुम ऐसे ऑर्डिनेंस ला सकते हो विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लगी हुई है तब तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के बगैर ऑर्डिनेंस ला सकते हो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किस एक्ट के तहत मिली गई? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के तहत। ठीक है, अच्छा जी, आगे है हमारा एक्ट 92 वाला, उसके बाद वाला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसने क्या किया?
जो हमने 61 वाला एक्ट पढ़ा ना, बस आगे आने वाले जो एक्ट हैं काउंसिल वाले वो उसी का विस्तार थे जनरली। द नंबर ऑफ एडिशनल का मतलब मीनिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो ऑफिशियल मेंबर नहीं थे जिनको वाइसराय नॉमिनेट कर सकता था, was increased in both the central and provincial legislative council। जो सेंटर की काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंस माने जैसे आज के दौर का हमारा हो गया यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मीन क्षेत्रीय लेवल पर, तो उस समय प्रोविंस कहते थे। तो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और सेंट्रल की लेजिस्लेटिव की काउंसिल में भी जो हमारे बंदे हैं इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनको बढ़ा दिया नंबर उनके। बट द ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन्ड इन देम, पर ऑफिशियल्स जो सरकारी बंदे हैं उनकी मेजोरिटी मेंटेन रखी, मतलब ब्रिटिशर्स ने अपनी मेजोरिटी मेंटेन रखी, पर इंडियन को भी बढ़ावा दिया कि हाँ भी आप पहले से अधिक आ सकते हो, एडिशनल सीट रख दी पर मेजोरिटी मेंटेन रखी। The functions of legislative councils were also increased। तो legislative councils जो जो functions करती थी उनको भी increase कर दिया, मतलब number of members भी increase कर दिए और उनके functions भी increase कर दिए। Now they got the power of discussing the budget। अब वो बजट को भी डिस्कस कर सकते थे एंड addressing questions to the executive, और executive को सरकार को क्वेश्चन भी पूछ सकते थे बंदे legislative council के। ठीक है जी, आगे है जी नाउ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड। ठीक है ना, अब क्या है नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता था। ठीक है ना, यही है। अच्छा, किसके द्वारा? देखो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता था अगर तो बात है सेंट्रल की। इन केस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय, ठीक है, कुछ बंदों को वाइसराय नॉमिनेट कर सकता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या है? एक कॉमर्स वाली बॉडी, और दूसरा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके द्वारा, इनके द्वारा कुछ बंदे क्या है सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इस माध्यम के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट भी किए जा सकते हैं। ठीक है जी। इन केस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो क्षेत्र के लेवल पर काउंसिल है उसमें भी बंदे कुछ नॉमिनेट करके आ सकते हैं। किसके द्वारा? बाय द गवर्नर्स। पर रिकमेंडेशन कौन देगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। चैम्बर्स कुछ ग्रुप हो गए उनके, बिजनेस ग्रुप हो सकते हैं इस प्रकार। अच्छा जी, आगे बात आती है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 वाला काउंसिल एक्ट। ये क्या कहता है? दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसको मोर्ले मिंटो भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम लॉर्ड मोर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है ना, इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? लॉर्ड मोर्ले। और लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो इंडिया का वाइसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, और मोर्ले इनके नाम पर पड़ गया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कौन से एक्ट को कहते हैं? 1909 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट को। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सेंट्रल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी जो है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो काउंसिल जो कानून बनाती है उसका साइज और इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी। इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफिशियली मेजॉरिटी वाज रिटेन्ड। जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है मतलब सरकारी बंदे, उनकी मेजॉरिटी मेंटेन रखी। हाँ भी जो सरकारी है बंदे, ऑफिशियल बंदे, उनकी मेजॉरिटी रहेगी। बट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो जो प्रोविंस वाली काउंसिल थी, इट वाज अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। उसमें ये अलाउ कर दिया गया कि हाँ भी जहां पर नॉन ऑफिशियल वाली मतलब गैर सरकारी बंदों की मेजॉरिटी हो सकती है। तो पहली बार प्रोविंस लेवल पर गैर सरकारी बंदों की मेजॉरिटी किस एक्ट के थ्रू आई, किस एक्ट के थ्रू अलाउ की गई? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 के तहत। ठीक है जी।
इट आल्सो एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स। ठीक है जी, दोनों लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के डेलिब्रेटिव फंक्शन भी किस किस मुद्दे पर वो डिस्कशन कर सकते हैं उसको भी इंक्रीज कर दिया। ये बात हुई, मीन साइज भी इंक्रीज कर दिया और उनके फंक्शंस को भी इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, मेंबर्स वर अलाउड टू मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट। बजट के ऊपर रेजोल्यूशन मूव कर सकते थे मेंबर्स। आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे और सो ऑन। तो कहने का मतलब है साइज भी इंक्रीज कर दिया और उनके फंक्शंस भी इंक्रीज कर दिए। ठीक है जी। फॉर द फर्स्ट टाइम provisions were made for the associations of Indians with the executive councils of the viceroy and governor। देखो दो काउंसिल थी, एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बनाती है, एक होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसे हम मेन सरकार कहते हैं, ठीक, जो सारा ताना बाना चलाती है। तो पहली बार ये प्रोविजंस रखी गई कि गवर्नर मतलब प्रोविंस लेवल पर गवर्नर की काउंसिल और सेंट्रल लेवल पर वाइसरॉय की काउंसिल, कौन सी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस भी आ सकते हैं। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला बंदा कौन आया था, किसने ज्वाइन किया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। तो वो कौन सा मेंबर था, ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, उसको कानून लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था। एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो। इट एक्सेप्टेड द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। देखो पहली बार मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कंसेप्ट किस एक्ट के अंदर एक्सेप्ट किया गया, 1909 वाले काउंसिल एक्ट के तहत। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है जैसे मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम बंदे ही वोट डालकर चुन सकते थे। अंडर दिस ओनली मुस्लिम वोटर्स कुड इलेक्ट द मुस्लिम मेंबर्स। मुस्लिम मेंबर को चुनने के लिए कौन वोट देता था, सिर्फ मुस्लिम ही। Thus, the act introduced a separate system of communal representation for Muslim। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गया, मीन धर्म के आधार पर रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कैसे बाद में अपने सिख के लिए भी आया और इसका एक्सपेंशन हुआ, पर पहले 1909 में सिर्फ मुस्लिम के लिए था ये। Thus, we can say that the act legalized communalism। तो हम कह सकते हैं कि अब क्या है, इसको एक हिसाब से कानून ले आए और एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। क्यों, क्योंकि अब क्या है ना कि कम्युनल फीलिंग को बढ़ावा मिलने लग गया, क्योंकि वोट देने का आधार क्या हो गया, कम्युनल। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहते हैं, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि उसमें इंडिया का वाइसरॉय कौन था, मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ठीक है जी। It also provided for the separate representation of presidency corporations, chambers of commerce, जमींदार्स एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है ना, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। ठीक है ना, इन ग्रुप को, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कॉमर्स के ग्रुप हैं, जमींदार्स, यूनिवर्सिटीज, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, इनको भी सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स के की प्रोविजन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की प्रोविजन दी गई। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट वाला एक्ट। ठीक है जी, शुक्रिया जी।